एक बड़ा सवाल है कि आखिर कब होगी मोदी और ट्रंप की मुलाकात। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, फरवरी में वॉशिंगटन में दोनों ही नेताओं की मुलाकात हो सकती है। भारतीय और अमेरिकी राजनीतिक बैठक जो है वो आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है कि भारतीय और अमेरिकी राजनयिक बैठक हो जाए और जिसका आयोजन होना चाहिए, जिसका प्रयास लगातार किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली ट्रंप ने और जो महत्वपूर्ण फैसले किए, उसके बाद पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई कि ट्रंप का अगला फैसला क्या हो सकता है। और ऐसे में भारत के साथ मुलाकात और दोनों ही दिग्गज नेताओं की मुलाकात बेहद अहम हो सकती है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि दोनों ही नेताओं की मुलाकात होगी या फिर नहीं। फरवरी 2020 में भारत का दौरा किया था ट्रंप ने, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया था और वो संबोधन भी हर किसी को याद है। और ऐसे में जब अब अगर मुलाकात होती है तो फिर किस तरह की तस्वीरें निकल आएगी या फिर किस तरीके का अगर संबोधन होता है तो क्या कुछ वो कहते नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ट्रंप की धमकियों को क्या पुतिन सीरियस लेते नजर आएंगे। ट्रंप के सत्ता में आने से रूस यूक्रेन युद्ध का आखिर रुख क्या रहने वाला है। जिस तरीके की बातें उन्होंने कही थी और ये कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं, वैसे अब पुतिन किस तरीके से जवाब देते नजर आएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर पुतिन से बातचीत की इच्छा उन्होंने जताई है, लेकिन पुतिन के ना मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी है। यूएन में रूस के उपराजदूत दमित्री पोलेंस्की ने कहा कि यह सिर्फ युद्ध खत्म करने का सवाल नहीं है, बल्कि यूक्रेन संकट की असल समस्या का पता लगाने का भी है। हालांकि अभी तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कोई बयान नहीं आया, कोई इस तरीके से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन का रुख ट्रंप को लेकर नरम ही रहने वाला है। क्योंकि अभी अभी सत्ता उन्होंने संभाली है, जिस तरीके से कड़ा रुख ट्रंप का नजर आया और ऐसे में पुतिन जो है वो एहतियातन कदम उठा सकते हैं और अगर कोई रिस्पॉन्स दिया जाता है पुतिन की तरफ से तो वो रुख नरम ही रह सकता है। चलिए दिल्ली चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनावी रण में आज उतरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहले दिन किराड़ी, जनकपुरी व करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में सभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली के मतदाताओं से वोट मांगेंगे। सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ 4 दिनों में 14 जनसभाएं करेंगे। 23 जनवरी के बाद 28 व 30 जनवरी और 1 फरवरी को भी जनसभाएं वो कर सकते हैं। और ऐसे में सभी बीजेपी के नेता, जितने भी दिग्गज नेता है, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर तमाम केंद्रीय नेताओं की बात करें या फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें, सभी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली में कमल खिल जाए। लेकिन राह इतनी आसान नहीं, लेकिन राह फिलहाल खुलती नजर आ रही है क्योंकि आमने सामने की टक्कर आप और भारतीय जनता पार्टी में ही है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी, जनसभाएं करेंगे तो क्या कुछ बोलते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वही दिल्ली बीजेपी की पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए भी एक अलग से स्ट्रैटेजी बन रही है, एक अलग से खास तैयारी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पूर्वांचली नेताओं की एक टीम भी गठित कर दी गई। उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब 100 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व सांसद और असम बीजेपी के प्रभारी हरीश द्विवेदी को संयोजक तक बना दिया गया और इसका फायदा यह होगा कि आज से दिल्ली के चुनावी मैदान में पूर्वी भारत के बीजेपी नेता उतरेंगे और वो सीधा साध सकेंगे उन पूर्वी वोटर्स को जिसका असर दिल्ली चुनाव में पड़ता नजर आएगा, लेकिन वो साधने में कामयाब हो पाएंगे। एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी हमेशा काम करती है, लेकिन इस बार दिल्ली चुनाव में क्या वो स्ट्रैटेजी काम होती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दारोमदार डाल दिया गया पूर्वी भारत के बीजेपी नेताओं पर। रीट 2024 को लेकर बड़ी खबर, अब एक दिन के बजाय 2 दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी। 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी और साथ ही परीक्षा के लिए निजी स्कूलों में सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। 14 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होने से सरकार ने यह फैसला लिया है। रेट को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हमारी सरकार में, हमारे 5 साल में कोई भी पेपर जो है वो लीक नहीं होने वाला है और जिस तरीके से जो माफिया हैं, नकल माफिया, उनको हम बख्शने नहीं वाले, चाहे वो पुराना मसला हो या आने वाले समय में। फिलहाल पूरी कोशिश इसी बात को लेकर कि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। 14 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं और ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि 2 दिन ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और कुल मिलाकर राज्य सरकार बेहद गंभीरता दिखा रही है।
वहीं प्रदेश में चल रही निःशुल्क दवा योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल आरएमएससीएल अस्पतालों के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा मरीज उठाते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में कई तरह की 50 से ज्यादा दवाओं का लंबे समय से टोटा नजर आ रहा है और सूत्रों के मुताबिक यह भी जानकारी है कि अस्पताल के स्तर से कई बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन अस्पताल को ना तो दवा मिल रही है और ना ही कोई एनओसी जारी हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि राजस्थान देश भर में निःशुल्क दवा योजना में हमेशा से अव्वल रहा, लेकिन सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी मरीज दवाओं के लिए भटकने को मजबूर है। और जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, मरीज इस तरीके से परेशान नजर आते हैं, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। पाकिस्तान की गोद में बैठा है बांग्लादेश। दरअसल मोहम्मद यूनुस सरकार लगातार पाकिस्तान के नजदीक आती नजर आ रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से 4 महीने में 3 मुलाकातें तक हो चुकी है यूनुस की। आईएसआई की एक हाई लेवल टीम ढाका पहुंच चुकी है। 24 जनवरी तक बांग्लादेश में आईएससीआई डेलीगेशन जो है वो रहने वाला है। 24 जनवरी तक बांग्लादेश में आईएसआई डेलीगेशन रहेगा। मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन स्थापित करने के लिए एक दौरा भी हो सकता है। अब बांग्लादेश को भारत के खिलाफ हथियार बना सकता है पाकिस्तान, लेकिन क्या वाकई में वो अपनी करतूतों में, जो नापाक करतूतें हमेशा रहती है, उसमें सक्सेस हो पाएंगे? क्योंकि भारत को कमजोर समझना इन सब के लिए ही बेहद नाकाफी साबित हो सकता है। और ऐसे में जो उनकी करतूतें हैं, नापाक करतूतें, वो एक बार फिर से नाकामयाब साबित हो सकती है। रणजी ट्रॉफी में डूबी स्टार प्लेयर्स की नई आई है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से रणजी ट्रॉफी का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, लेकिन भारतीय टेस्ट टीम के टॉप ऑर्डर जो है वो खुद साबित हुई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के खिलाफ टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने मात्र 3 रन बनाए हैं, जबकि ओपनर यशस्वी जायसवाल सिर्फ 4 रन ही बना सके। बात शुभम गिल की भी कर लेते हैं। शुभमन गिल सिर्फ 4 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। रोहित और जायसवाल मुंबई से तो शुभमन खेल रहे हैं पंजाब की ओर से, तो 9 साल 3 महीने के बाद रणजी खेलने उतरे थे रोहित। ऑस्ट्रेलिया में लचर प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने सभी को रणजी खेलने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नजर नहीं आई। यहां पर भी खिलाड़ियों के लचर प्रदर्शन ने अब चिंता बढ़ा दी है। अब आने वाले समय में जो मैच हो रहे हैं उसे लेकर चिंता और बढ़ती नजर आ रही है। क्या अच्छी परफॉर्मेंस वो दिखा पाएंगे? और जो खेल प्रेमी है और जो इनके फैन है, वो लगातार खुद भी चिंता व्यक्त करते नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में इनके करियर पर भी सवाल खड़ा होता नजर आएगा।